अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ काफ़ी सारी डिटेल्स डिस्कस की, लाइक प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन की, और हम प्रोग्राम को राइट किस तरह से करते हैं। और हमारे पास बेसिकली इम्पॉर्टेंट टिप्स जो थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि हमें माइंड में रखनी है एज ए प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग करते वक्त। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हों तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे। और मैं पहले ही आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि इस लेक्चर में हम बेसिकली दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे ऑपरेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से होंगी। और नेक्स्ट हम जो इसके बाद लेक्चर आएगा उसमें हम प्रैक्टिकल के बारे में भी, उसका मतलब कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेव C++ में उसमें। और इसमें ओनली हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, और मैं आपको उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कि जो हमारी समरी है बेसिकली वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2। हमने दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर होंगी, और फिर हम एक्सप्रेशंस को, जो हमारे पास बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में इनका थोड़ा सा तरीका अलग है बनिस्बत मैथमेटिक्स, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं जी। पास फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो उसको पहले आपने क्लियरली तौर पर रीड करना है, और फिर उसको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसमें हमें क्या रिक्वायर है, ठीक है ना। और हमारे पास बेसिकली वेरिएबल कौन कौन से बनेंगे, ठीक है जी। और हमने इसमें यूज़र से इनपुट कौन सी लेनी है, फिर हमने आउटपुट कौन सी शो करवानी है, और डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे शो करवाना है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें क्या करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल्स। हम बेसिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जो कि क्योंकि हमें बताया गया कि कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 10 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसकी हमने एवरेज एज निकालनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पर 10 वेरिएबल्स लेंगे और उनमें उनकी जो है ना एजेस स्टोर करवा देंगे, और उसके बाद एक हम वेरिएबल लेंगे जो कि उसकी टोटल एज कैलकुलेट करने के लिए होगा। फिर नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि उसकी एवरेज एज को कैलकुलेट करने के लिए होगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी, प्रॉम्प्ट यूज़र टू इनपुट एज ऑफ ईच स्टूडेंट। कि हम एक प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे अपने कंसोल के ऊपर, जो कि बेसिकली क्या करेगी, स्टूडेंट से उनकी एज इनपुट लेगी एज ए इनपुट, और फिर हम उसी इनपुट को जो है ना रीड करेंगे। रीड करने के बाद स्टोर करवाएंगे अपनी मेमोरी के अंदर। फिर कैलकुलेट टोटल एज बाय समिंग आल इंडिविजुअल एजेस। जो भी हमारे पास सेपरेटली एजेस होंगी उनको हम फर्दर जो है ना सम करेंगे। सम करके तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एवरेज एज बाय डिवाइडिंग टोटल एज बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का हमारे पास फार्मूला यही है कि जो हमारे पास टोटल एज होगी उसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज एज जो है ना वो आ जाएगी। डिस्प्ले द एवरेज एज। इसके बाद नेक्स्ट हम एट द एंड जो है ना एवरेज एज को डिस्प्ले करवा देंगे अपनी कंसोल के ऊपर, या हमारे जो है ना कंपाइलर में जो हम कंपाइल करेंगे तो रन करने के बाद हमारे प्रॉम्प्ट पर उसको जो है ना एवरेज एज शो करवा देंगे। तो इधर मैंने इसका एक डेमो जो है ना प्रोग्राम भी राइट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन हमारे पास से मेन
फंक्शन, जैसा कि पहले भी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि हर प्रोग्राम में हमारे पास एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है। और हमारा जो मेन फंक्शन होता है ये बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। हर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? मेन फंक्शन होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या ले रहे हैं जी, इंट एज, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हमने क्या बेसिकली किया कि यहाँ पर हमने टोटल एजेस ली हैं स्टूडेंट्स की, 10 एजेस वेरिएबल्स बना दिए हैं। और फिर हमने क्या किया है जी, टोटल एज के लिए जहाँ पर आखिर हमने देखा ना कि 10 एजेस लिए हैं और उनके सम को आखिर किस वेरिएबल में हमें स्टोर करवाना है। हमारे पास कोई वेरिएबल होगा जिसमें हम स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हमने टोटल एज का एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने एवरेज एज का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम उसकी एवरेज एज निकालेंगे और उसको कंसोल पर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा साथ में कमेंट भी दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट एज ऑफ ईच स्टूडेंट एंड रीड देम, ठीक है ना। पहले हम एक प्रॉम्प्ट यूजर को स्क्रीन पर शो करवाएंगे जिसमें वो अपनी एज इंटर करेगा। इंटर करने के बाद फिर उसको हम जो है ना प्रोग्राम में फर्दर रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर हम उसकी जो है ना कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी आउट करवा के हमने फिर जो है इंसर्शन ऑपरेटर लगवाया। इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली होता है कि कोई भी चीज़ हमने कंसोल पर प्रिंट करवानी हो तो उसको हम जो है ना इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से जो है ना और डबल कोटेशन मार्क लगा के तो शो करवाते हैं। फिर हमारे पास सीन बेसिकली इनपुट लेने के लिए होता है। सीन एज 1, जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा, ठीक है जी, उसमें एज 1 आएगी। और फिर इसके बाद रिपीट फॉर एज 2 एंड एज 10 अप टू सो, यानी कि एज 2 से लेकर एज 10 तक इसी तरह हमने जो है ना स्टेटमेंट्स राइट करनी है। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है हमारी एज को, ठीक है। कैलकुलेट एज करने के लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फार्मूला है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद डिस्प्ले दी एवरेज एज, सी आउट करके हम फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। फिर हम डबल कोटेशन में लिख देंगे जी दी एवरेज एज ऑफ द क्लास इज। फिर नेक्स्ट हम फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के एवरेज एज और रिटर्न 0, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्या है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम अब देखेंगे कि इसमें हमारे पास बेसिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में इन अलजेब्रा। उसमें हम अलजेब्रा में उसको किस तरह से राइट करते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं हम इसको सी में कैसे, इन सी लैंग्वेज हम इसको कैसे राइट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में बेसिकली तो ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है कि हम इसको एक्स स्क्र ऊपर स्क्र लगा दें या इस तरह का कोई फंक्शन लगाएं। तो बेसिकली हम सी में कैसे करेंगे, हम y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स स्क्र हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मतलब कि 2 दफ़ा हमने x को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह हम यही स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। तो a और मल्टीप्लाई बाय x, फिर मल्टीप्लाई बाय x और फिर प्लस, फिर b मल्टीप्लाई बाय x एंड एट द एंड प्लस c, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल और है। लेट से हम देखते हैं जी और फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स में b और फिर मॉडुलस c है। तो उसके बाद इज इक्वल टू a, फिर मल्टीप्लाई बाय b और फिर मॉडुलस ऑफ c, ठीक है ना। मॉडुलस का ऑपरेटर है फिर c है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर हम सोचें तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये एक दूसरे के इक्वल है। इसको ना हम आगे नेक्स्ट एक ना एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब देखें जी, एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास ना बेसिकली कंसेप्ट आ जाता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का, कि हमारे पास किस ऑपरेटर की कितनी प्रेसिडेंस है। लाइक हम देखें ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम इनको ना वेरिएबल्स को बेसिकली वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे कि ए को मैंने 2 वैल्यू असाइन कर दी और इस तरह बी को मैंने 7 और सी को मैंने 4 जो है ना फर्दर वैल्यू असाइन कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करते हैं कैसे जी, 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय
जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर हम ब्रैकेट्स में राइट करते हैं जी 7 और मॉडुलस ऑपरेटर लगा के 4। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय और 7 को हम 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को हम फर्दर जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। तो इसमें देखे ना प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को फॉलो किया गया कि हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में हमने क्या बेसिकली जो है ना स्टडी किया था कि पहले तो हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना दूसरा अगर कोई हमारे पास ऑपरेशन है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास देखें जी, हमारे पास रिजल्ट कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसी को हम अगर फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स के बगैर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि प्रोग्राम ने तो बेसिकली सी लैंग्वेज ने तो अपना कॉन्टेक्स्ट जो है ना वही फॉलो करना है। उसने उसको जो पहले से मतलब कि बताया गया कि उसमें जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है उसको उसने उसको ही फॉलो करना है। तो अब देखें कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर मॉडुलस और फिर 4। तो यहाँ पर हम देखें ना प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है कि हमारे पास ब्रैकेट्स के बाद कौन सा साइन है जो जिसको कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट क्या आता है, 14 आता है। 14 को अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो 4 के साथ, तो अब 4 को डिवाइड करते हैं हम 14 पर तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो है ना यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का भी। तो ये हमारे पास कितनी मायने रखती है, ठीक है ना, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखेंगे, हमारे पास ये प्रूव हो गया, सो दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। हमारे पास सेकंड में 2 आ रहा है और फर्स्ट में जो है ना 6 आ रहा है आंसर। तो ये आपने माइंड में रख के जो है ना एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2। तो अब इसमें हम देखते हैं जी, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए 4 डिजिट integer from user and shows the digits on the screen separately। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए तो उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्लियरली हमने ना उसको रीड करना है। रीड करने के बाद हमने उसके पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट किस तरह के बनाने हैं, लाइक हमने वेरिएबल्स के बारे में देखना है कि हमने हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे जो हम इसमें जो है ना राइट करेंगे। फिर उसमें हमने यूज़र से इनपुट कौन सी लेनी है, फिर हमने आउटपुट कौन सी शो करवानी है, ये सब आपने ना माइंड में रखना होता है। फिर हमने कौन कौन सी रीड करनी है हमने इनपुट, और फिर उसको किस इंटीजर में हमने स्टोर करवाना है और उसका नेम किस तरह से हमने राइट करना है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द इंटीजर यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। तो हमने क्या करना है इसमें बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट में बताया क्या गया है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूजर, कि हमने 4 डिजिट्स लेने हैं एज ए इंटीजर फ्रॉम द यूजर। यूजर से हमने इनपुट एज ए इनपुट लेना है। यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि हमने इनपुट लेना है 4 डिजिट जो कि इंटीजर के होंगे, हमने अपने प्रोग्राम में ले लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंड शोज द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो है ना उन डिजिट्स को यूज़र से एज ए टाइम ले लेना है और उसके बाद हमने सेपरेटली उसको ना स्क्रीन पर हमारे कंसोल पर शो करवाना है। इफ़ यूज़र इंटर 7531 इट डिस्प्लेज 1357, ठीक है ना। मतलब कि हमने इसको बिल्कुल उल्ट कर देना है। हमारे पास उसने एक एग्जांपल भी दी है कि लाइक हमारे पास यूज़र इनपुट कर देता है 7531, और हमने फिर क्या करना है कि इसको राइट साइड से पहले 1 शो करवाना है, फिर 3 शो करवाना है, फिर नेक्स्ट हमने 5 और नेक्स्ट फिर हमने 7 शो करवाना है। इस तरह से हमारी आउटपुट बनेगी। तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द इंटीजर यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। तो हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, बेसिकली मॉडुलस का ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करेंगे और वन बाय वन हम एक एक जो है ना इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और स्क्रीन पर शो करवाते जाएंगे। एंड डिस्प्ले दी एक्सट्रैक्टेड डिजिट, मतलब कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और साथ ही हम उसको स्क्रीन पर शो करवा देंगे। रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5 3 मोर टाइम्स। मतलब कि ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ना बेसिकली ये पॉइंट, ठीक है ना जी, ये पॉइंट एक है, ये एक्सट्रैक्ट द डिजिट
लास्ट लार्ज डिजिट फ्रॉम इंटीजर यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। फिर हमने डिस्प्ले दिया। यही जो दो स्टेप्स है ना, ये हमने 3 टाइम्स करना है इनको, क्योंकि हमारे पास 3 इंटीजर्स बार में बच जाएंगे, तो उनके लिए हमने यही स्टेप फॉलो करना है ईच टाइम, हर टाइम। और नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडिंग द नंबर बाय 10 टू गेट द नेक्स्ट डिजिट। तो हमने क्या करना है, 10 के साथ हर डिजिट को जो है ना हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आता जाएगा। ठीक है जी। हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल के तौर पर प्रोग्राम भी मैंने राइट कर दिया है। हमारे पास पहले तो जो मेन बॉडी है वो प्रोग्राम की, तो वो आ जाएगी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है एंट्री पॉइंट का। और उसके बाद हमने इंट नंबर, एक तो हमने नंबर लेना है अपने यूज़र से। ठीक है जी। फिर उसमें एक डिजिट जो है ना, जिसको हमने शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि सी आउट प्लीज इंटर ए 4 डिजिट इंटीजर, के हमने इंटीजर 4 डिजिट लेने हैं। तो सी इन करवा के, सी इन बेसिकली यूज होता है इनपुट हमारे पास यूजर से लेने के लिए। तो इनपुट में हम क्या रख देंगे, नंबर रख देंगे, क्या हम एक नंबर ले रहे हैं। फिर हमने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले ईच डिजिट सेपरेटली। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ से एक्सट्रैक्शन करनी है डिजिट्स की, और उसको 1 बाय 1 स्क्रीन पर हमने शो करवा देना है। डिजिट इज इक्वल टू नंबर। तो जो हमारा बेसिकली जो डिजिट होगा, उसको डिजिट को हमने किस में से एक्सट्रैक्ट करवाना है, बेसिकली हमने नंबर से ही एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा, उसको हमने क्या करना है, 10 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है ना जी। 10 पर डिवाइड करने के बाद लाइक हमारे पास 7 5 3 1, इसको 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी। जो आंसर आएगा, हम अगर लाइक इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 5 3 और 1 को हम 10 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो वो 1 हमने फर्स्ट ऑफ ऑल शो करवा देना है, सी आउट डिजिट्स आर। फिर नेक्स्ट हमने वही डिजिट उसको दे दिया। ठीक है जी। वो हमें वहाँ पर कंसोल पर शो करवा देगा। और उसके बाद हमने कॉमा लगवा देना है। ठीक है जी। कॉमा लगाने के, ताकि हम क्लियरली जो है ना अपने रिजल्ट को देख सके। फिर हमने क्या करना है कि फिर वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। पहले तो हमारे पास ये 7 5 3 1 था। अब हमारे पास जो बाकी बच जाएगा, वो हमारे पास बच जाएगा 7 5 3 बच जाएगा। वही नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें ना जी। तो बेसिकली ये देखें, नंबर इज इक्वल टू नंबर और डिवाइडेड बाय 10। वही नंबर को अब हम डिवाइड करेंगे 10 पर, तो हमारे पास डिजायर्ड क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। डिजिट इज इक्वल टू नंबर, और फिर हमने मॉडुलस लिया इसका, डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो हमने 3 शो करवा देना है। शो करवाने के बाद फिर इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो है ना, इसको फर्दर करते जाना है, जब तक कि हमारा टोटली प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व नहीं हो जाती। हमारे पास बेसिकली 4 डिजिट थे, तो 4 टाइम्स हमने इसको जो है ना इसी तरह कंटिन्यू रखना है। और नेक्स्ट एट द लास्ट हम ऑल टू ऑल डिजिट्स को कंसोल पर शो करवा देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हुई हैं इनके रिलेटेड। तो टिप्स में हमारे पास क्या है, बेसिकली यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर वेरिएबल्स, कि आपने ना मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल जो है ना वेरिएबल नेम राइट करने, जो कि आपके अकॉर्डिंग अच्छे हो। मतलब आप चाहते हो कि जिस तरह से भी मतलब आप रखना चाहें, जो आप अंडरस्टैंड इजीली कर सके, तो वो आप जो है ना वेरिएबल्स के नेम रखें। ठीक है जी। और इसके लिए हमारे पास अंडरस्कोर का एक तो हम इसमें नहीं यूज़ करते। फर्स्ट जो है ना वेरिएबल के फर्स्ट पर हम अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करते। और ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। और एक हमने साथ में ये भी वेरिएबल्स के हवाले से है कि इसको कोई भी हमारे कीवर्ड जो है ना, रिजर्व वर्ड जो होते हैं हमारे पास C++ में, उसके नेम से हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। इंडेंट द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडेंटेशन लाजमी है हमारे कोड में। इसको इंडेंटेशन करनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट अगर दोबारा भी कभी प्रोग्राम को जो ओपन करें ना, तो इसमें रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग इसकी ना मेंटेन रहे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी एंड टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन इन एन एक्सप्रेशन। ये जैसा कि पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, और उसका प्रेसिडेंस जो है ना पैरेंथेसिस हम क्यों यूज़ करते हैं।
और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्यों ज़रूरी है। फिर हमारे पास आ जाता है जी री यूज़ द वेरिएबल्स फॉर बेटर यूसेज ऑफ मेमोरी, कि कोशिश करें कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ना उनको री यूज़ करें, इससे हमारे पास मेमोरी का यूसेज बहुत कम होगा, ठीक है ना। एक प्रोग्राम जो बेस्ट प्रोग्रामर है ना वो हर हवाले से जो है ना प्रोग्रामिंग करता है, मतलब कि मेमोरी मेमोरी को भी यूसेज को कम करता है, मतलब कि कम से कम मेमोरी यूज़ हो और हमारा जो है ना डिज़ायर रिजल्ट भी करेक्ट है, ठीक है जी। और वेरिएबल को री यूज़ करता है। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो, और इसमें ना आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वेरिएबल को ना आपने जीरो से डिवाइड नहीं करना। जैसे कि हमें मैथ में पता है कि हम अगर किसी भी डिजिट को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना तो जीरो से डिवीजन से परहेज करें। एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग, फर्स्ट थिंक एंड देन राइट। ये आपने स्टेप याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए तो उसको पहले तो उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसको छोटे छोटे पॉइंट में आपने राइट कर लेना है, राइट करने के बाद उसके बारे में थिंक करना है, ठीक है ना। थिंक करना है बेसिकली इसमें कौन सा लॉजिक हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है जी, और उस लॉजिक को हमने अपने प्रोग्राम में किस तरह से राइट करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई जो कि हमारे CS201 की बुक में भी हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फ्रेंड्स आप CS201 प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ना हमारे CS201 और CS201P जो है ना ये सेम ही है, ठीक है ना। इनमें सेम ही काम हो रहा है। CS201 हम बेसिकली हमारे पास थ्योरी के लिए है, उसमें हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और CS201 प्रैक्टिकल है, उसमें हमारे पास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। अब इसी लेक्चर का नेक्स्ट मैं आपको जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा C++ के अंदर मैं आपको ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की भी करके दिखा दूंगा, वो भी आपने लेक्चर वॉच कर लेना है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपने CS201P की भी प्रिपरेशन करनी है ना मिड टर्म के हवाले से, तो आप वो लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा इसके जो आपके रह गए हैं। अगर आपको यहाँ तक अगर कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।